हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय चैनल फार्मा एंड सॉल्यूशन। तो मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट नंबर फिफ्थ। टॉपिक है QSAR, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। QSAR कैन बी डिफाइन एज अ process by which we get a general idea about how and how much a substituent can affect the activity of a compound। जो एक सब्सिट्यूएंट्स होता है वो किसी कंपाउंड के एक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट शो करता है उसको हम इसमें जानते हैं। जैसे मैं आप सबको सल्फोनामाइड में बताया था, जो एरोमेटिक रिंग के साथ एमिनो ग्रुप जुड़ा था पैरा पोजीशन पे, या तो वो उसके एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता था या तो एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है। तो यही सब्स्टिट्यूशन होता है। तो these group have a major influence on the drug activity as they have affect the physiochemical property of a compound। इस ग्रुप की जो मेजर इन्फ्लुएंस है वो क्या है कि जो ड्रग की एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, किसी कंपाउंड से। The first and most important QSAR approach was given by scientist Hench। इन्होंने ये बताया कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज इक्वल टू एफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इट्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। अब आता है QSAR अप्रोचेस। पहला अप्रोचेस कौन सा है? फ्री विल्सन अप्रोचेस, जिसे डिनोवा मॉडल भी कहते हैं। अब पहला इसमें ए और बी। ए जो होता है डोज फॉर फिक्स रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स फिक्स होती है किसी डोज के लिए, और जो डोज फिक्स होता है किसी रिस्पॉन्स के लिए। DFR जो इसमें हम देखते हैं डोज फॉर फिक्स रिस्पॉन्स में एफिकेसी, और DFR रेस्पॉन्स फॉर फिक्स डोज में देखते हैं पोटेंसी। द टोटल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू द एक्टिविटी ऑफ द बेसिक न्यूक्लियस म्यू प्लस एक्टिविटी ऑफ substituents। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू समीशन म्यू प्लस A इंटू आई इंटू जे, जिसे हम फ्री विल्सन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जहाँ पे जो A है वो कांस्टेंट है, जो I है वो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, और जो J है वो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब देखते हैं हम डी मेरिट ऑफ अप्रोचेस का। जो डी मेरिट होता है वो क्या होता है? दिस वॉज कंसिडर फेल एज इट सेड दैट। जो ये विचार है वो फेल हो गया, उसको हम देखते हैं। जो हाइयर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स रहता है, एंस ने ये बताया कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहता है उसका अगर हाइयर नंबर है तो जो मॉलिक्यूल की एक्टिविटी है वो ग्रेटर होती है, जबकि ये एक डीमेरिट है। और स्टेरिक हिंड्रेंस इज इक्वल टू, हेयर ही कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट द प्रॉब्लम। जो हेंच थे वो इसको कम्प्लीटली फॉरगॉट कर गए थे, स्टेरिक हिंड्रेंस को, वो इसे बताने में सक्षम नहीं थे। और फिर आता है हेमेट अप्रोचेस। हेमेट अप्रोचेस क्या होता है कि सिमिलर कंपाउंड रिएक्ट सिमिलर, सिमिलर कंपाउंड रिएक्ट सिमिलर। जैसे एसिड और एस्टर, एसिड और एस्टर C6H5COOH और C6H5COOCH3, ये एस्टर है और ये एसिड है। हेमिट अप्रोचेस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। जो हेमिट अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर पे, जिसे हम सिग्मा के नाम से जानते हैं। हाइड्रोलिसिस एंड आयोनाइजेशन आर बोथ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। जो हाइड्रोलिसिस है और आयोनाइजेशन है वो दोनों किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर पे, इन नेचुरल पीएच पर, इन न्यूट्रल पीएच पे, सॉरी, इन न्यूट्रल पीएच पे। दूसरा क्या होता है? सिमिलर चेंज इन कंपाउंड कॉज द सिमिलर चेंज इन रिएक्टिविटी। ये क्या कह रहा है कि जो सिमिलर कंपाउंड है वो काज कर देता है किस पे? जो उसकी सिमिलर चेंजेस होनी रहती हैं उसके एक्टिविटी में। तो क्या ये बताता है? ये EWG है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में को हम कैसे समझ सकते हैं? CF3 साइनाइड COOH इज अटैच टू बोथ एसिड एंड एस्टर।
द एसिडिटी ऑफ बोथ कंपाउंड गेट इंक्रीज साइमल्टेनियसली। जो एसिडिटी है दोनों कंपाउंड के, दो कंपाउंड यहाँ पे कौन से हैं, एक एसिड हो गया और एक एस्टर हो गया, वो इंक्रीज हो जाता है साइमल्टेनियसली। तो क्या होता है, फर्दर हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस के एच, जो हाइड्रोलिसिस इंक्रीज इन एस्टर वेयर एज द आयोनाइजेशन के एक्स इंक्रीज इन एसिड। जो एस्टर होता है उसकी हाइड्रोलिसिस इंक्रीज हो जाती है और जो एसिड होता है उसका आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं इक्वेशन, लॉग के एच, जो के एच होता है वो हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का, और अल्फा लॉग के एस जो के एक्स होता है वो एसिड आयोनाइजेशन ऑफ एसिड का होता है। और ये रहा समेशन, दी रो सिग्मा इज इक्वल्स टू लॉग के एच डिवाइडेड बाई लॉग के एस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो सिग्मा इक्वल टू लॉग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और डिवाइडेड बाई हाइड्रो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। टैफ्ट अप्रोचेस, दिस इज द थर्ड अप्रोचेस, टैफ्ट अप्रोचेस। ये कौन सा अप्रोचेस है, टैफ्ट gave the postulate that steric as well as electronic parameter are responsible for the hydrolysis in different pH medium। ये कह रहा है कि जो टैफ्ट ने postulate दिया, टैफ्ट ने अपनी थियरी दी, वो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर पर बेस्ड है और वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, डिफरेंट पीएच मीडियम पे हाइड्रोलिसिस करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम स्टेरिक पैरामीटर, अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेरिक पैरामीटर, और बेसिक मीडियम में होता है तो स्टेरिक पैरामीटर प्लस इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर दोनों होता है। और अगर न्यूट्रल पीएच पे होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस। तो इसका इक्वेशन देखते हैं हम, टैप्ट इक्वेशन देखते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/2.48 लॉग के एक्स। जो के एक्स है वो आयोनाइजेशन है एसिड का, और जो के एच है वो हाइड्रोलिसिस है एस्टर का, बेस माइनस लॉग के एक्स, ये भी आयोनाइजेशन है एसिड का, और के एच हाइड्रोलिसिस है एस्टर का और एसिड। हेंच प्रोसेस क्या होता है, डोज ऑफ द ड्रग रीचिंग द रिसेप्टर इज इम्पॉर्टेंट। इसमें हेंच प्रोसेस में ये बता रहे हैं कि जो डोज है वो रिसेप्टर पे पहुंचने के लिए, ड्रग के रिसेप्टर पे पहुंचने में क्या रोल प्ले करता है और वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ए ड्रग पासेस द सेवरल लिपिड एक्वस, जो एक ड्रग होता है जब वो हमारे बॉडी में जाता है तो वो मतलब सेवरल मीन्स बहुत लिपिड से होके गुजरता है। वेरियर टू रीच द क्रिटिकल रिएक्शन साइड, वेरियर टू रीच द क्रिटिकल रिएक्शन साइट, नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लॉग पी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। चलिए हम ग्राफ देखते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और जो लॉग पी है लिपोफिलिसिटी, उसका जो एक ग्राफ बना है तो देख ली, ग्राफ देखते हैं हम। दूसरा क्या है, अटैचमेंट टू रिसेप्टर साइड विच इज डिपेंड ऑन शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड हेंस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये क्या कह रहा है कि अगर रिसेप्टर से अटैच होता है, उसको बाइंड होनी रहती है, तो वो किस, उसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, वो क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करता है, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि वो जो ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड हुआ है। उसका एक तो मॉलिक्यूल का शेप होना चाहिए कि किस शेप में है, उसकी बाइंडिंग शेप क्या है, और उसकी एक स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए, एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होना चाहिए, उसका सार होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अटैचमेंट ग्रुप, हम इक्वेशन देखते हैं, लॉग हाफ सी इज इक्वल्स टू k1 पाई प्लस k3 सिग्मा प्लस k4 ES प्लस k5 हेंच एंड ABD इक्वेशन। इसे हेंच इक्वेशन और ABD इक्वेशन दोनों कहते हैं। तो जो
पाई है वो लिपोफिलिसिटी को डिनोट कर रहा है, और जो समेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को डिनोट कर रहा है, जो ES है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक पैरामीटर दोनों को डिनोट कर रहा है। और K5 ऑल रिमेनिंग प्रॉपर्टी, जो उसकी और भी प्रॉपर्टी हैं वो सब इनमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री देखते हैं हम, ये कौन सी केमिस्ट्री होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री comprises the chemical synthetic method that make it possible to prepare a large number of compound in a single process। ये कह रहा है जो कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री है, जो CC कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री, एक ये सिंथेटिक मेथड है जो कि क्या करता है, किसी लार्ज नंबर को प्रिपेयर करने के लिए पॉसिबल होता है किसी एक सिंगल प्रोसेस कंपाउंड में, जैसे 10 to 1000 even million। These compound libraries can be made as mixture set of individual compound or chemical structure generated by computer software। ये सब जो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है। Combinational chemistry can be used for synthesis of small molecule and for peptide। तो कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री का यूज़ करके हम किसी स्मॉल मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करते हैं एक लार्ज मॉलिक्यूल में या पेप्टाइड के लिए। Combinational chemistry together with the molecular modeling may be considered as powerful tool for the implementation in the drug design। ये क्या कह रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री होता है वो बहुत ही पावरफुल मॉडल होता है जिससे कि हम किस चेंजेस करते हैं, किसमें जो ड्रग की डिज़ाइन होती है उसमें हम चेंज करते हैं। प्रिंसिपल क्या होती है कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री की। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दीज स्टडीज इज टू प्रिपेयर अ वेरी लार्ज नंबर कंपाउंड, then identify the activity of compound for these compounds। ये क्या कह रहा है कि जो इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे हमें लार्ज नंबर के कंपाउंड्स बनाने हैं और उसको आइडेंटिफाई करना है किसी स्मॉल कंपाउंड से। ये टेक्निक जो होती है वो किसी अलग अलग मॉलिक्यूल पे हम यूज़ करते हैं, किसी अलग अलग मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, किसी अलग ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए। मे बी सिंथेसाइज इन शॉर्ट टाइम एंड सबमिटेड फॉर द फार्माकोलॉजिकल स्टडी। और ये जो कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री होती है जो कि कंप्यूटर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन होता है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम लेता है और फिर हम इसे सबमिट कर देते हैं इसके रेस्पॉन्स को देखने के लिए, क्या इसकी फार्माकोलॉजिकल स्टडी है, क्या उसकी रेस्पॉन्स है, जो डोज हम बनाए हैं उसकी क्या रेस्पॉन्स है। सिंथेसिस, आइडेंटिफिकेशन, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। कॉम्बिनेशनल रिएक्शन क्या होता है, A+B तो C बन जाता है, ये तो सिंपल है। कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री जो होती है A1 - N + B1 - N, फर्दर A1 - N - B1 - N, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3। जो A1 है ये A1 B1 के साथ रिएक्ट करेगा, A1 B1 बना लेगा, और जो A2 है ये भी B1 के साथ रिएक्ट करेगा, ये A2 B2 बना लेगा, और जो A3 है ये भी B1 के साथ रिएक्ट करेगा, A3 B3 बना लेगा। अब जो A1 है वो B2 के साथ, तो A2 B2, फिर A1 जो A2 है वो B2 के साथ, A2 B2, फिर A3 जो है B2 के साथ, A3 B2, फिर A1 जो है वो B3 के साथ, A1 B3 के साथ, A1 B3, फिर जो A2 है वो B3 के साथ, A2 B3, और जो फिर A3 है वो भी B3 के साथ कंबाइन करके A3 B3 बना लेगा। और फिर डिज़ाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री का क्या होता है, 2 जनरल कैटेगरीज में बी फॉलोड वाइल डिज़ाइनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल सिंथेसिस। ए तो बी के प्रेजेंस में ए बी बन गया, सी के प्रेजेंस में ए बी सी बन गया, डी के प्रेजेंस में ए बी सी डी बन गया, और फिर ए बी बन गया, ए बी सी, डी के प्रेजेंस में ए बी सी डी बन गया,
ABCD। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट उसके टाइप होते हैं। कौन कौन सा है? सिक्वेंशनल अटैचमेंट होता है, एक नॉन सिक्वेंशनल अटैचमेंट। जो सिक्वेंशनल अटैचमेंट होता है वो मैं आप सबको बताया था, ये ए के प्रेजेंस में बी, ए के प्रेजेंस में बी आया, ए बी बन गया, सी आया, ए बी सी बन गया। अब ये एक सीक्वेंस में बन रहा है, ये हो गया नॉन सिक्वेंशनल। ये हो गया नॉन सिक्वेंशनल। ये कैसे भी बन जा रहा है। अब टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल लाइब्रेरी, इसमें दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक स्कालफोल्ड बेस्ड लाइब्रेरी होता है, एक बैकबोन बेस्ड लाइब्रेरी होता है, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का स्टडी करते हैं। थैंक यू।